हेलो डियर स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने देखा पूर्ण संख्याएं क्या होती है, प्राकृत संख्याएं क्या होती है, पूर्णांक संख्याएं और परिमेय संख्याएं क्या होती है। अब हम जानेंगे उनके गुणधर्म के बारे में। तो सबसे पहला गुणधर्म है समवृत्त गुणधर्म। क्या होता है समवृत्त गुणधर्म? जब किसी वर्ग में से दो संख्याओं के बीच संक्रिया करवाई जाए। जब किसी वर्ग की दो संख्याओं के बीच संक्रिया करवाई जाती है तो प्राप्त संख्या उसी वर्ग में से प्राप्त हो, इसे समवृत्त गुणधर्म कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? समवृत्त गुणधर्म कहते हैं। जब किसी वर्ग की दो संख्या लें हम, उनके बीच संक्रिया करवाएं। संक्रिया क्या होती है? जोड़ बाकी गुणा भाग। संक्रिया क्या होती है? जोड़ बाकी गुणा और भाग। तो उनके बीच जोड़ बाकी गुणा भाग करवाया जाए तो जो प्राप्त संख्या है वो यदि उसी में से प्राप्त है तो उसे कहेंगे समवृत्त गुणधर्म। आसान भाषा में समझते हैं। मानो ये कोई व्रत है, समवृत्त यानी मानो कोई एक समान व्रत है। कैसी संख्याओं का व्रत है? मानो ये प्राकृत संख्याओं का व्रत है। कैसी संख्याओं का व्रत? प्राकृत संख्याओं का व्रत है या कोई बैग है, यानी इसमें क्या है? सारी प्राकृत संख्याएं हैं। तो प्राकृत संख्या क्या होती है? गिनती की संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कहाँ तक जाएगी? अनंत तक। अब क्या करें हम? इनमें से कोई दो संख्या लें, उनके बीच संक्रिया करवाएं। यदि इनमें से संख्या प्राप्त हो तो उसे हम कहेंगे समवृत्त, और नहीं प्राप्त हो तो समवृत्त नहीं है। जैसे देखो, सबसे पहले चार संक्रियाएँ हमारे पास। तो योग के लिए देखते हैं, प्लस के लिए। योग के लिए क्या होता है? देखो, दो संख्या उठाओ कोई सी भी, मान लो 1 और 5, जोड़ो इनको। 1 और 5 6। क्या 6 भी एक प्राकृत संख्या है? हाँ, 6 भी एक प्राकृत संख्या है। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लो 7 और 8 कितना हो गया? 15। तो 15 भी एक प्राकृत संख्या है। हमने दो प्राकृत संख्याएं ली, उनको जोड़ा, तो जोड़ने पे एक प्राकृत संख्या आ रही है, इसी व्रत में से आ रहा है। यानी समव्रत यानी समान व्रत, यानी दो संख्या इस व्रत में से ली तो इसी व्रत में से संख्या आ रही है, तो उसे कहेंगे समवृत्त गुणधर्म। तो देखो, संख्या इसमें से ही आ रही है, तो योग के लिए क्या है? ये समवृत्त है। अतः प्राकृत संख्या योग के लिए समवृत्त है। बाकी के लिए देखते हैं व्यवकलन। बाकी को क्या बोलते हैं? व्यवकलन। या बाकी के लिए क्या हो जाएगा? देखो, कोई भी दो संख्या लो, जैसे मान लो 5 और 3, इनको आपस में क्या करो? घटाओ। तो क्या आएगा? 5 में से 3 घटाएंगे तो 2। तो क्या 2 प्राकृत संख्या है? हाँ, प्राकृत संख्या है, इसी व्रत में से है। और दूसरा देखते हैं। अब क्या करें हम? 3 में से 5 घटा दें। अब क्या करें हम? 3 में से क्या घटा दें? 5 घटा दें। तो क्या होगा? देखो, यह 5 बड़ा है, माइनस की संख्या बड़ी है, तो माइनस के आएंगे। कितने आएंगे? 2 बड़े, 2 ज़्यादा है इससे, 3 से 2 ज़्यादा है 5, तो कितने आएंगे? माइनस के 2। अब देखो, क्या -2 प्राकृत संख्या है? इस ग्रुप में आता है -2, इस ग्रुप में नहीं आता है, तो व्यवकलन के लिए यह समवृत्त नहीं है। क्या कहेंगे हम? व्यवकलन के लिए समवृत्त नहीं है। आगे देखते हैं गुणा के लिए। गुणन या गुणा के लिए समवृत्त है या नहीं है? तो कोई भी दो संख्या उठाइए, मान लो कोई भी 3 और 6 लिया हमने। 3 गुणा 6, 6 3 18, 18 प्राकृत संख्या है प्राकृत संख्या। और कोई ले लो, 9 गुणा 7, 9 7 63, 63 भी प्राकृत संख्या है, गिनती की संख्याएं हैं। तो हमने दो संख्याएं ली और किस में से आ रही है? इसी में से आ रही है, प्राकृत संख्याओं में से आ रही है, यानी इसी व्रत में से आ रही है, तो क्या हो जाएगी? समवृत्त गुणधर्म। तो गुणन के लिए समवृत्त है, यहाँ भी योग के लिए समवृत्त है, बाकी के लिए समवृत्त नहीं है। गुणन के लिए समवृत्त है। अब देखेंगे भाग के लिए, किसके लिए, विभाजन या भाग के लिए। भाग बोल दो चाहे विभाजन बोल दो, एक ही बात है।
भाग के लिए देखते हैं क्या होता है। तो दो संख्या उठाओ और भाग दो। यदि प्राकृत संख्या आती है तो उसे हम क्या कहेंगे, समृत। नहीं आती है तो क्या कहेंगे, समृत नहीं है। जैसे देखो 8 में 2 का भाग दिया तो 2 चौकू 8, 4 आ रहा है। अब मान लो इसका उल्टा कर दिया जाए, 2 में 8 का भाग दे रहे हैं तो 2 एकम 2 और 2 चौकू 8, तो कितना हो जाएगा, 1/4। 1/4 आ रहा है इसमें, कहीं कहीं नहीं आ रहा है। इसमें सिर्फ गिनती की संख्या है, गिनती में 1/4 आता है, गिनते हुए 1 2 3 1/4 ऐसा थोड़ी होता है, नहीं होता है ऐसा। तो 1/4 प्राकृत संख्या में नहीं है, तो ये भाग के लिए समृत नहीं है, भाग के लिए समृत नहीं है। तो प्राकृत संख्याएं योग और गुणा के लिए समृत होती है, बाकी और भाग के लिए समृत नहीं है। आगे देखते हैं पूर्ण संख्याएं। अब हम देखेंगे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती है, जीरो सहित गिनती की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। जीरो सहित गिनती की संख्या, तो 0 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक, अनंत तक। तो जीरो सहित गिनती की संख्याओं को क्या कहते हैं, हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अब देखते हैं पूर्ण संख्याएं समृत गुणधर्म किस किस के साथ दर्शाती है, किसके साथ नहीं दर्शाती है। यानी योग के लिए चेक करेंगे। पहले तो कोई भी दो संख्या उठाओ, मान लो 0 और 3, 0 में 3 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा। 5 + 7, 7 और 5 12, तो इसमें से ही आ रही संख्या। कोई भी दो संख्याओं को जोड़ो, हमेशा संख्या इसमें से आएगी। तो योग के लिए पूर्ण संख्या समृत है, पूर्ण संख्या योग के लिए समृत है। बाकी के लिए देखते हैं, तो बड़ी में से छोटी घटाएंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मान लो 5 में से 4 घटाया तो 1 आ गया, तब तो कोई दिक्कत नहीं है पूर्ण संख्या है 1। अब देखो उल्टा कर दो इसको, जैसे ही उल्टा करेंगे 4 में से 5 घटाएंगे तो देखो कितना बच जाएगा, माइनस का 1। माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस के बचेंगे, 1 ज़्यादा है तो 1 बचेगा। अब देखो -1 इसमें है क्या, नहीं है, तो ये माइनस के लिए समृत नहीं है, माइनस के लिए ये समृत नहीं है। समृत नहीं है। अब देखते हैं गुणा के लिए। गुणा के लिए क्या होगा, दो संख्या उठाओ, उनको गुणा करो, यदि इसी में से संख्या आती है तो समृत है, नहीं आती है तो नहीं है। जैसे 0 × 5 किया हमने, 0 × 5, तो 5 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। 4 × 3 करा, 4 3 12, इसमें से आ रही है सारी संख्याएं, 0 इसमें है, 12 भी इसमें है, गिनती की संख्याएं हैं, 0 सहित गिनती की संख्याएं हैं सारी। तो गुणा के लिए क्या हो जाएगा, ये समृत है, गुणा के लिए समृत है। जबकि भाग के लिए देखते हैं, भाग या विभाजन के लिए, भाग के लिए क्या हो जाएगा, भाग दो। जैसे मान लो बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देते हैं, मान लो 4 में 2 का भाग दिया तो 2 दूनी 4, तो 2 बार गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 इसमें है। लेकिन जैसे हमने क्या किया भाई, 2 में 4 का भाग दिया तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ये क्या आ गया, 1/2। तो 1/2 तो हमारी परिमेय संख्याएं हैं, पूर्ण संख्या नहीं है। तो पूर्ण संख्या में नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये समृत नहीं है, समृत नहीं है। तो सीधी बात है, समृत में क्या करना है, दो संख्याएं उठानी हैं, यदि उसी ग्रुप में से आए परिणाम तो समृत है, उस ग्रुप में से परिणाम नहीं आए तो समृत नहीं है। अब देखो पूर्ण संख्या किसके लिए समृत है, योग के लिए और गुणा के लिए। पूर्ण संख्याएं भी योग और गुणा के लिए समृत है, जबकि बाकी और भाग के लिए समृत नहीं है। अब देखते हैं पूर्णांक संख्या योग के लिए समृत है या नहीं। तो इसमें से कोई भी दो संख्या उठाइए, जैसे मान लो हमने एक संख्या तो माइनस की ले ली और एक संख्या प्लस की ले ली। तो अब देखो प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस वाले बचेंगे, कितनी ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है तो 1 बचेगा। अब 4 में हमने माइनस की संख्या जोड़ दी, क्या कर दी, माइनस की संख्या जोड़ दी, तो ये प्लस है ये माइनस है, असमान चिन्ह हमेशा घटेंगे। तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1, और चिन्ह उस संख्या का आएगा जिसकी संख्या बड़ी है। तो 4 ज़्यादा है, प्लस के हैं, तो किसके बचेंगे यहाँ पे, प्लस के। तो देखो दोनों बार ही क्या हो रहा है, हमें संख्या इसी में से मिल रही है, एक इसमें है। तो योग के लिए पूर्णांक संख्या क्या हो जाएगी, समृत हो जाएगी। तो समृत है, योग के लिए पूर्णांक संख्या समृत है। अब देखो बाकी के लिए देखते हैं। पहले
बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा के देखते हैं। जैसे 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बच गया, -3 में से -2 घटाएंगे तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, समान चिन्ह है तो समान चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं। तो -3 और -2 -5। अब देखो जैसे 2 - 3, 2 में से 3 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, -1 बच जाएगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। तो देखो क्या तीनों संख्या इसी ग्रुप में से मिल रही है। 2 इस ग्रुप में आता है, -5 इसमें आता है, -1 भी इसमें आता है। तो व्यवकलन के लिए भी समृद्ध है। पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या तो व्यवकलन के लिए समृद्ध नहीं है, लेकिन पूर्णांक संख्या व्यवकलन के लिए समृद्ध है। तो यहाँ पे लिख देंगे समृद्ध है। अब देखें गुणा के लिए कोई भी 2 संख्या उठाओ, उनको गुणा करो, यदि इसी ग्रुप में से आता है तो समृद्ध है, नहीं आता है तो नहीं है। देखो उठाओ 2 संख्या, मान लो -3 × 4, तो 4 × 3 12 और माइनस है तो -12 इसमें से आ रहे हैं। आगे और देखो, मान लो 4 × 0 करो, तो 4 × 0 करेंगे तो 0 भी इसमें है, माइनस की संख्या है, 0 है, प्लस की संख्या है। तो गुणा के लिए क्या हो जाएगी, समृद्ध है। गुणन के लिए समृद्ध है, तो पूर्णांक संख्याएं गुणा के लिए समृद्ध है। अब देखो भाग के लिए समृद्ध है या नहीं है देखते हैं। तो बड़ी संख्या में भाग दो छोटी संख्या का, तो पूरी बार चला गया, 4 बार चला गया। लेकिन ऐसी संख्या जिसमें पूरी बार भाग नहीं जाता हो, जैसे 5/2, तो इसमें तो भाग ही नहीं जा रहा, तो ये क्या हो जाएगी, ये तो एक भिन्न हो जाएगी। यानी 5 का भाग 2 में दे रहे हैं तो भिन्न हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। या ऐसे देख लो, मान लो 5 में 10 का भाग देना है, तो 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10। तो 1/2 इसमें आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, क्योंकि ये परिमेय संख्या है। तो भाग के लिए समृद्ध नहीं है, भाग के लिए समृद्ध नहीं है। तो पूर्णांक संख्याएं जोड़, बाकी और गुणा के लिए तो समृद्ध है, लेकिन भाग के लिए समृद्ध नहीं है। अब कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। इसमें सारी पूर्णांक संख्याएं आती है, और उसके साथ में जिन्हें हम अंश/हर या P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो सभी संख्याएं आती है। लेकिन Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो 1/2, 3/4, 7/8, 9/5, और पूर्णांक संख्याएं भी आती है, जैसे 1, 2, 5, -3, 0। तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या कैसे है। मान इनके बटे में क्या लगा सकते हैं हम, 1 लगा सकते हैं। सबके बटे में 1 लगा देंगे तो क्या हो जाएगी, ये परिमेय संख्या हो जाएगी। अब देखो इनमें से कोई 2 संख्या उठाओ और जोड़ करके देखो, यदि इनमें से आता है तो योग के लिए समृद्ध हो जाएगी। योग के लिए चेक करते हैं पहले। मान लो हमने उठाई 1/2 + 3/2, 1/2 + 3/2। तो कैसे जोड़ दें इनको, नीचे वाली संख्याओं का लैसे लेंगे तो 2 और 2 का लैसे 2, 2 का भाग 2 में देंगे 1 बार, तो 1 को गुणा 1 से करेंगे तो 1, प्लस का प्लस, 2 का भाग 2 में देंगे 1 बार, और 1 को ऊपर गुणा करेंगे 3 × 3, और ऊपर जोड़ दो, 3 और 1 4/2, तो 2 का भाग 4 में देंगे 2 बार। तो क्या 2 इसमें से ही है, हाँ 2 भी एक परिमेय संख्या है। तो योग के लिए क्या हो जाएगी, समृद्ध है, योग के लिए समृद्ध है। अब देखते हैं व्यवकलन बाकी के लिए। तो इसको ही ले लेते हैं, 1/2 में से 3/2 घटा देंगे। तो देखो क्या करेंगे, लैसे लेंगे, 2 आ जाएगा, 2 का भाग 2 में 1 बार, तो 1 × 1 करेंगे तो 1, माइनस 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 × 3 करेंगे तो 3, घटाओ 1 में से -3 घटाएंगे तो -2/2। तो कितना आया, -1। -1 भी क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके भी बटे में 1 लगा सकते हैं, तो इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो व्यवकलन के लिए भी क्या हो जाएगी, समृद्ध है। व्यवकलन के लिए भी समृद्ध है। अब देखते हैं गुणन यानी गुणा के लिए। तो कोई भी 2 संख्या उठाओ और उनको गुणा कर लो, 1/2 × 3/4 गुणा करो। कट रही है तो काट दो, नहीं कट रही है तो ऊपर ऊपर गुणा, नीचे नीचे गुणा। 3 × 3 = 4 2 = 8, तो 3/8 भी परिमेय संख्या है। और देखो कोई भी, जैसे 5 × 3/2, तो 5 × 3 = 15, 2/2 का 2, तो 15/2 भी परिमेय संख्याएं हैं। तो गुणा के लिए भी समृद्ध है, गुणा के लिए भी समृद्ध है। अब देखो भाग के लिए, कोई भी 2 संख्याएं लो और उनका भाग दो, तो परिमेय संख्याएं आती है या नहीं आती है। देखो मान लो हम 5 में 2 का भाग दें तो ये एक परिमेय संख्या है, 5/2, ठीक है। बड़ी में छोटी का भाग दे 10/2, तो 2 × 5 = 10, ये भी परिमेय संख्या है।
लेकिन जैसे ही हम 0 को भाग देंगे, मान लो 5 में हमने भाग दिया 0 का, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। परिभाषित है तो ये इसमें से नहीं है, तो समृत नहीं है। तो फिर ये क्या है, समृत नहीं है, समृत नहीं है। परिमेय संख्याएं योग, व्यवकलन और गुणा के लिए समृत है, यानी प्लस माइनस गुणा के लिए समृत है, जबकि भाग के लिए समृत नहीं है। आसानी से देखते हैं, चारों संख्याओं को एक साथ समझते हैं। इधर हम लेंगे संख्याएं, इधर संक्रिया ले लेंगे, कौन सी, जोड़ के लिए, बाकी के लिए, गुणा के लिए और भाग के लिए। तो संख्याएं लेंगे, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याएं जोड़ के लिए समृत होती है, बाकी के लिए नहीं होती, गुणा के लिए होती है, भाग के लिए नहीं होती है। पूर्ण संख्याएं योग के लिए है, बाकी के लिए नहीं है, गुणा के लिए है, भाग के लिए नहीं है। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या प्लस के लिए भी है, माइनस के लिए भी है, गुणा के लिए भी है, लेकिन भाग के लिए नहीं है। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं क्या होती है, योग के लिए समृत होती है, बाकी के लिए, गुणा के लिए, लेकिन भाग के लिए नहीं होती है। इस सारणी से पता चलता है कोई भी संख्या भाग के लिए समृत नहीं है।